है दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी में आज हम हिंदी करेंगे। कृतिका मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ है 3 और अज्ञे जी ने लिखा है। इनके जीवन परिचय के बारे में बता देती हूँ। अज्ञे जीवन परिचय, पूरा नाम इनका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। जन्म स्थान कसया, उत्तर प्रदेश, भारत। पहचान, लेखक हैं। अवधिकाल आधुनिक काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। और इनकी यादगार कृतियाँ जो हैं, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे का जीवन बायोग्राफी, मनोवैज्ञानिक कहानी को पुरोधा अज्ञे जैनेन्द्र की पीढ़ी के रचनाकार हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ था। अब इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके बाद हम समरी भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक कहते हैं, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? उत्तर है, लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है। यह व्यवस्था मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह से संवेदित नहीं होता, उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकुलाती, तब तक वह कुछ लिख नहीं पाता है। इसमें बताना चाहता है, कवि कहना चाहता है लेखक कि कभी भी किसी चीज़ को लिखने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, अंदर एक व्याकुलता होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को लिख सकते हैं, अन्यथा हम उसके बारे में नहीं लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, लेखक अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस करता है। उत्तर है, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा और उस बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था। लेखक ने देखकर भी अनुभूति न हुई, इसलिए भोक्ता नहीं बन सका। फिर भी एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए लेखक जा रहे थे। जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी उन्होंने। रास्ते में एक लंबी उजली एक पत्थर पे छाया उन्होंने देखा था। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा कि विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ के कारण जो है ये सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। उसमें रुद्ध हो गई है, आसपास से आगे बढ़ गई, पत्थर का झुलसा दिया और रुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई है, इसी प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसमें ये बताया गया है कि एक दिन रास्ते में रोड पे घूमने जा रहे थे जापान में, और वहाँ पे देखते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर है, उस पर किसी इंसान का आकृति जैसे छाया होती है वैसे चिपका हुआ, पूरी छाया एक चिपकी हुई, जैसे शिलालेख पत्थरों पे कुछ लिखते हैं तो चिपकी रहती है, वैसे ही वो देखकर आश्चर्य हो जाते हैं और कहते हैं कि परमाणु बम का असर इतना तगड़ा रहा होगा कि कोई आदमी इधर से जा रहा होगा और परमाणु बम के असर से वो पिघल कर उस पर एक छाया बन गई होगी, पत्थर पे एक छाया की तरह प्रतीत हो रहा था, ऐसा बन गया होगा प्रतीत। इसमें है प्रश्न 3, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। किसी रचना के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित करती है। उत्तर है, लेखक को यह जानने की प्रेरणा लिखने के लिए प्रेरित करती है कि वह आखिर लिखता क्यों है, क्यों लिखता है, किस लिए लिखता है, यह उसकी पहली प्रेरणा है। स्पष्ट रूप से समझना हो तो लेखक 2 कारणों से लिखता है। इसमें बताया गया है कि लेखक 2 कारण है लेखक को लिखने का। पहला है, भीतरी व्यवस्था को कभी कभी कवि के मन में ऐसी अनुभूति जाग उठती है कि वह उसे अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल होता है। कहने का मतलब है कि कवि के अंदर कुछ व्यवस्था, कुछ व्याकुलता आती है और वह सोचता है कि इसे मैं लिखकर ही प्रकट कर सकता हूँ। दूसरा कारण है, कभी कभी वह संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजों से, आर्थिक लाभ के लिए भी लिखता है, परंतु दूसरा कारण उसके लिए जरूरी नहीं। पहला कारण अर्थात मन की व्याकुलता ही उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो इसमें पहले में बताया गया है कि जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो विवश हो जाता हूँ लिखने के लिए, और दूसरे वाले में बताया गया है कि कभी कभी मैं अपने लाभ के लिए भी और कुछ दोस्त मित्रों के कहने पर भी मैं लिख देता हूँ।
प्रश्न 4 है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? उत्तर है, कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं की अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं, कुछ अपने खुद के विचार होते हैं, और कुछ अनुभव जो होते हैं, जो अनुभव प्राप्त विचारों को लिखा जाता है। इसके साथ ऐसे कारण बाह्य दबाव भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे लेखक लिखने के लिए प्रेरित हो उठता है। बाह्य दबाव का मतलब है इसमें, अगला है इसमें देखिए, सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक लाभ की आकांक्षा, प्रकाशकों और संपादकों का पुनः आग्रह, विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करना। मतलब सामाजिक परिस्थितियों की वजह से भी लेखक लिखता है, आर्थिक लाभ के लिए भी अपने लिखता है, और कभी कभी प्रकाशक संपादक बोलते हैं, आग्रह करते हैं तो भी लिखता है, और कभी कभी विशिष्ट पक्षों के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए भी लेखक लिखने लगता है, क्योंकि लेखक को कोई न कोई कारण चाहिए लिखने के लिए, जिसकी वजह से लेखक लिखता है। क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? उत्तर है, बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। उदाहरणतया अधिकतर अभिनेता, गायक, नर्तक, कलाकार अपने दर्शकों, आयोजकों, श्रोताओं की मांग पर भी लिखा करते हैं। अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक जो होते हैं वह उनको अभिनय करने का आग्रह न करें तो शायद अब वे आराम करना चाहें। इसी प्रकार लता मंगेशकर भी 50 साल से गाते गाते थक चुकी होंगी। अब फिल्म निर्माता, संगीतकार और प्रशंसक ही उन्हें गाने के लिए बाध्य करते होंगे। जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों की चीज़ें लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करती है, जिससे जो नहीं भी करना चाहता है वो करने लगता है। प्रश्न 6, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व वाह दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? हिरोशिमा पर लिखी कविता हृदय की अनुभूति से प्रस्फुटित होती है, भावों और शब्दों में जीवंत हो उठी है। कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा है और आहत लोगों को देखा है। उसे देखकर लेखक के मन में उनके प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न हुई होगी, किंतु उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी जब पत्थर पर मनुष्य की काली छाया उन्होंने देखी थी। इसमें ये बताया गया कि हृदय से कभी कभी भावों से हृदय से भी जीवंत हो उठती है, और हिरोशिमा के भयंकर दृश्य को उन्होंने देखा था और जिसे उन्होंने लिखा था। हिरोशिमा की घटना विज्ञान भयानकता दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान से दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह हो सकता है? विज्ञान जो साइंटिस्ट है, जो साइंस है, वो कहाँ कहाँ तक हमारा लाभ भी करती है और कहाँ नुकसान भी करती है। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों में किया जा रहा है। आज आतंकवादी संसार भर में मनचाहे विस्फोट कर रहे हैं, कहीं पे भी बम गिरा दे रहे हैं। अमेरिकी टावरों पर गिराया जा रहा है, कहीं मुंबई में बम विस्फोट किए जा रहे थे, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। शक्तिशाली देश दूसरे देश को दबाने के लिए आक्रमण कर रहे हैं, और अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। इन्हीं साइंटिस्ट के चीज़ों से ही जनजीवन को तहस नहस कर डाला है। विज्ञान के दुरुपयोग से चिकित्सा, बच्चों का गर्भ भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं, इससे जनसंख्या का संतुलन भी बिगड़ रहा है, तमाम प्रकार की परेशानियां हो रही हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से किसान कीटनाशक, जहरीले दवाओं का भी प्रयोग करते हैं, जिससे फसलें उगाई जाती हैं। वातावरण भी गर्मी में बढ़ रहा है, प्रदूषण की वजह से ही बर्फ़ पिघल रहा है, खतरा बढ़ रहा है, रोज़ भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान की वजह से, साइंस की वजह से जितना भी विकास हुआ है, जितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान भी होता है। जितने बम विस्फोट बनाए जा रहे हैं, उनकी वजह से लोग एक शक्तिशाली देश कमज़ोर देश पे हमला भी कर दे रहा है, और लोग साइंस की वजह से ही अनेक ऐसे तकनीकी बन गई है जिससे कि बच्चा गर्भ में माँ के रहता है और लोग चेकअप करवाते हैं और कहते हैं लड़का है कि लड़की, लड़की है तो गर्भ भ्रूण हत्या करवा देते हैं। तो इससे जनसंख्या में भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी बात, जो किसान होते हैं वह भी तमाम दवाइयाँ और रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो जिससे फसलें उगाई जाती हैं। वही फसलें हम जब खाते हैं तो हमारे लिए वो भी जहर का काम करते हैं। इसीलिए तो इस समय बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि हम जो
उर्वरक जो रासायनिक चीज़ें डाल रहे हैं खेतों में, उसी से फसलें उगाई जा रही हैं, वही हम खाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले गोबर की खाद इस्तेमाल होती थी और उससे फसलें उगाई जाती थी और हम खाते थे, स्वस्थ रहते थे। लेकिन अब वैसी बात नहीं रही। प्रश्न 8 है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? आप कैसे रोक सकते हैं विज्ञान को? एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के कारण विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए हमें अपने कुछ भूमिकाएं भी निभानी चाहिए। प्रदूषण फैलाने तथा बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारकों, प्लास्टिक है, कूड़ा है, कचरा है आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, बताना चाहिए कि प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। प्लास्टिक का अनुरोध करूँगा कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग न करें। अगला है, विज्ञान के बनाए हथियारों का प्रयोग यथासंभव मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। लेखक कहता है कि इसमें मैं अगर छात्रों के लिए कि अगर जो भी कार्य किए जाते हैं, साइंस करती है, विज्ञान करता है, वह भला के लिए है तो ठीक है, लेकिन किसी के विनाश के लिए, किसी के नुकसान के लिए तो उस कार्य को हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला है इसमें तीसरा है, विज्ञान की चिकित्सकीय खोज का दुरुपयोग कर लोग प्रसवपूर्व संतान के लिए लिंग जानकारी कर लेते हैं और फिर कन्या शिशु की भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिससे सामाजिक विषमता, लिंगानुपात में असमानता आती है। इस बारे में आम जनता का जागरूक करने का प्रयास करूँगा। कवि इसमें लेखक बताते हैं कि अगर बच्चों को अगर इस बारे में अगर कुछ भूमिका निभानी है, कुछ सहायता करनी है तो क्या करना चाहिए? तो इसमें यही करना चाहिए कि प्लास्टिक, कूड़ा करकट फेंकने से, उपयोग करने से मैं इसे रोकने का प्रयास करूँगा, लोगों को जागरूक बनाऊँगा और विज्ञान के जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वह सिर्फ भलाई के लिए ही उपयोग की जाए, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, किसी का विनाश करने के लिए न प्रयोग किया जाए। और इसके बाद चिकित्सकीय खोज का दुरुपयोग बिल्कुल बंद न किया जाए, क्योंकि औरतें और परिवार वाले जो होते हैं वह बच्चा जब 3 महीने का हो जाता है उसका चेकअप करवाते हैं और जब लड़की होती है तो उसकी हत्या करवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं, उसे जन्म नहीं लेने देते हैं, और लड़का है तो जन्म लेने देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को रोकना चाहिए, लोगों को समाज में जागरूक करना चाहिए, समझाना चाहिए कि ये सब बिल्कुल भी गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। चलिए तो हम अब पाठ का सारांश करते हैं ताकि आपको पाठ और भी आसानी से समझ में आ जाए। इसमें अज्ञेय जी लिखते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ, एक आत्मपरक निबंध है। इसमें नई कविता के प्रवर्तक अज्ञेय जी ने अपने लेखन की मूल प्रेरणा पर प्रकाश डाला है और इसमें लिखते हैं कि लिखने की प्रेरणा का सवाल जितना सीधा प्रतीत होता है उतना है नहीं। इस प्रश्न का संबंध कवि के अंतर्मन में है, अतः इसे संक्षेप में कहना संभव नहीं है। इस बारे में उतना ही कहा जा सकता है जितना कि औरों के लिए उपयोगी है। आत्मज्ञान की प्रेरणा लेखक इसलिए लिखता है क्योंकि वह जानता है कि वह क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता, इसीलिए लेखक लिखता है। वह लिखकर ही अपनी आंतरिक प्रेरणा को समझ पाता है, उससे मुक्त होता है। लेखक के अनुसार सभी कृतिकार इसी प्रेरणा से लिखते हैं। यद्यपि कुछ लेखक बाहरी व्यवस्था से भी लिखते हैं, संपादकों के आग्रह से भी लिखते हैं और प्रकाशकों के तकाजों से, आर्थिक जरूरतों के लिए, पैसे के लिए भी लिखते हैं, परंतु कृतिकार ईमानदारी से जानता है कि उसकी कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी बाहरी प्रेरणा का। वास्तव में बाहरी दबाव भी प्राय भीतरी प्रेरणा का कारण बनते हैं। वास्तव में कुछ लेखक आलसी होते हैं, वे बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते हैं। उनकी स्थिति उस आदमी जैसी होती है, अलार्म बजने पर जैसे प्रतीक्षा होती है कि बिस्तर से उठा जाए, वैसे ही अगर उन्हें कुछ लेखकों को कहा जाता है तो ही लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं। जहाँ तक लेखक की बात है उसके जीवन में ऐसी कोई बाधा नहीं है, लेकिन भीतरी व्यवस्था की वजह से भी लेखक लिखता है। लेखक कहता है, लिखने की भीतरी व्यवस्था को समझाना कठिन है। जब किसी चीज़ के लिए विवश होते हैं, किसी चीज़ को, दृश्य को देखते हैं तो हम विवश हो जाते हैं और जब लिखते हैं तभी उसका उत्तर हमें मिलता है। इसका उदाहरण भी दिया जा रहा है। लेखक विज्ञान का नियमित छात्र रहा है, अतः उसने अणु, रेडियम, धर्मी तत्व, अणु भेदन की बातों को समझता है। उसे रेडियो धार्मिकता के प्रभाव का
पुस्तकीय ज्ञान तो था, जब जापान में अणु बम गिरा तो उसके परवर्ती प्रभावों का ज्ञान भी हुआ था, क्योंकि जापान के दृश्यों को उन्होंने देखा था, ऐसे बताते हैं। उसने इस विषय में कोई कविता नहीं लिखी। हाँ, एक बार युद्ध के समय उसने पूर्वी सीमा पर सैनिकों को ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियां मारते देखा था। उसी से उन्हें बोध हुआ कि किस प्रकार जापान में भी लाखों जीवों को व्यर्थ मार दिया गया, उनका नाश कर दिया गया, क्योंकि वह अपनी आंखों से ब्रह्मपुत्र में बम फेंकते हुए देखते हैं और हजारों मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक होते हैं अपने परमाणु बम का, अपने हथियार का परीक्षण जो है वह समुद्रों में ही करते हैं, नदियों में ही करते हैं। इसमें आगे है प्रत्यक्ष अनुभव अनुभूति का अंतर। कवि को जापान जाने का अवसर मिला, तब उसे हिरोशिमा का वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियो पदार्थ से पीड़ित लोग कष्ट में थे, परेशान थे और लोग दुखी थे। उसे देखकर वह आश्चर्य हो जाता है। वह कहता है कि इस प्रत्यक्ष अनुभव से भी अनुभूति नहीं जागी। कृतिकार के लिए अनुभूति ही गहरी चीज होती है। अनुभव घटित घटना का होता है, किंतु अनुभूति संवेदना कल्पना के सहारे सत्य की होती है, जो कृतिकार के साथ घटित न होते हुए भी कृतिकार की आत्मा में ज्वलंत प्रकाशित हो उठती है। कवि हिरोशिमा में जब कुछ देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा। एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए उसने चट्टान पर पिघले हुए मानव की छाया देखी। शायद विस्फोट के समय कोई मानव चट्टान के पास खड़ा होगा, विस्फोट आया होगा और रेडियो धर्मी परमाणु बम से इस व्यक्ति का धज्जियां उड़ गई होंगी और यह पूरा चित्र सा इस पत्थर पर बन गया होगा। इस कारण चट्टान उस पर मनुष्य की छाया प्रत्यक्ष लिखी है। उस छाया को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा, मानो उसके मन में एक सूर्य सा उगा और डूब गया। यह अनुभूति प्रत्यक्ष था। इसी क्षण वह हिरोशिमा के स्फोट का भोक्ता बन गया। इसी से कविता लिखने की व्यवस्था उसके मन में जागी। आकुलता बुद्धि से आगे बढ़कर संवेदना का विषय बनी। धीरे धीरे कवि ने स्वयं को उस अनुभव से अलग किया और एक दिन हिरोशिमा पर कविता लिख डाली। इसके बाद है इसमें हिरोशिमा पर कविता लिख डाली। यह कविता जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी गई। कवि को कविता के अच्छे बुरे होने से कोई मतलब नहीं। वह कविता अनुभव प्रसूत है, यही उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें यही बताया गया है कि लेखक जापान में घूमने जाते हैं, वहाँ के दृश्यों को, अस्पतालों में लोगों को तड़पते हुए देखते हैं, फिर भी उनके मन में वह इच्छा जागी थी नहीं लिखने की। लेकिन एक दिन घूमने जाते हैं जापान के सड़कों पे, वहीं पे एक बड़ा सा पत्थर पे एक व्यक्ति की आकृति उसी पत्थर पर जाके चिपक गई थी। शायद परमाणु बम गिरा होगा, वह व्यक्ति उसी पत्थर के पास खड़ा होगा और इसके बाद उस व्यक्ति की पूरी शरीर उस पत्थर पे जाके चिपक गई होगी, जैसे मोमबत्ती चिपकती है, और वह एक पत्थर पे एक डिजाइन बन गई, किसी छाया की तरह चिपका हुआ बन गया। उसे जब लेखक देखता है तो उसके मन में एक झकझोर सा होता है कि मैं क्यों नहीं लिखता इसके विषय में, और ऐसा लगता है कि उसे किसी ने एक थप्पड़ मारा हो और मन में एक सूर्य सा उगा और डूब गया। और यह प्रत्यक्ष अनुभव को देखकर उसके मन में हिरोशिमा के विस्फोट को लिखने की एक इच्छा जागी। वह जापान में नहीं लिखता है, वह आते समय ट्रेन में, रेलगाड़ी में ही बैठे बैठे वह लिखता है। उसे पता है कि मेरी कविता अच्छी है या बुरी है, कोई मतलब नहीं। वह कविता अनुभव प्रसूत है, क्योंकि उसने उसे देखा है आँखों से और इसलिए लेखक ने इसे लिख दिया। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।